हाय दोस्तों, मैं स्वानंद देव। हम लोग जैसे आप जानते हैं कि हम लोग एक मैनुअल टेस्टिंग की सीरीज लेके आ रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे एसडीएलसी के ऊपर। तो आप बोलेंगे कि टेस्टिंग सीरीज में एसडीएलसी क्यों बात करनी है? तो अगर जब हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, बनने की प्रोसेस मालूम होना जरूरी है। तो आज हम लोग बात करते हैं एसडीएलसी के बारे में। SDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो पीपीटी द्वारा हम लोग ये सेशन को समझ लेंगे कि एसडीएलसी कैसी होती है, उसकी कौन कौन सी फेजेस होती है। तो एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसडीएलसी एक प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर अगर हमें बनाना है, कोई भी चीज बनानी है तो उसके लिए एक प्रोसेस रहती है। तो उसी तरह से जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके लिए एक प्रोसेस है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। सपोज आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ये मीन्स यानी डेवलप करना है, या पहले एक सॉफ्टवेयर आपके पास है उसमें कुछ नए फीचर ऐड करने हैं, या पहले आपके पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें से कुछ फीचर्स डिलीट करने हैं। तो ये करने के लिए एक प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डायरेक्ट प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं। तो प्रोग्राम लिखना एक पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है। और सॉफ्टवेयर डेवलप होने, प्रोग्राम लिखने से पहले 2-3 फेजेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की होती है। तो चलिए हम लोग ये इंटरेस्टिंग प्रोसेस को सीखते हैं कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। तो ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अलग अलग फेजेस। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, फिर एनालिसिस होता है, फिर डिजाइन होता है, फिर कोडिंग होता है, फिर टेस्टिंग होता है, और बाद में डिलीवरी और मेंटेनेंस होता है। तो ये हर एक फेज हम लोग डिटेल समझ लेंगे। ये 6 फेजेस थ्रू जाके सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो पहली फेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो सॉफ्टवेयर बनाना है तो क्यों बनाना है? तो क्लाइंट यानी जिसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, जो पैसे इन्वेस्ट करता है, उसके दिमाग में एक आइडिया रहती है कि उसका कुछ काम जो है वो सॉफ्टवेयर द्वारा करना होता है। तो वो करने के लिए वो सॉफ्टवेयर कंपनी को कांटेक्ट करता है कि हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, आप बना के दे सकते हो क्या? और जब सॉफ्टवेयर कंपनी वाले वो क्लाइंट को कांटेक्ट करते हैं, उसके प्रीमाइसेस में जाते हैं, उसकी प्रोसेस देखते हैं, उसकी आइडिया सुनते हैं, और फिर वो उसके एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि ये सॉफ्टवेयर हमें बनाना है। तो उसके लिए एक BRD बोल के डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। मैं यहां लिखता हूं, एक सबसे पहले BRD नाम का डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, या BRD का लॉन्ग फॉर्म है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, या उसके बाद बनाया जाता है SRS डॉक्यूमेंट। SRS का लॉन्ग फॉर्म है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा जाता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट की क्या आइडिया है, क्लाइंट की मैनुअल सिस्टम कैसी है, उसको किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है। तो ये सब कुछ बिजनेस एनालिस्ट जाके क्लाइंट के पास लिखता है और ये डॉक्यूमेंट बनाता है। ऐसा नहीं होता है कि ओरली बात होती है और एग्री होते हैं कि इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है। तो सॉफ्टवेयर बड़े छोटे रहता है या बड़ा रहता है, वो पहले कागज पे लिखा जाता है कि हमें क्या बनाना है। और बिजनेस एनालिस्ट जो पर्सन होते हैं, जो बिजनेस साइड से होते हैं, वो पूरी रिक्वायरमेंट लिखते हैं एक जगह पे, और BRD बनता है और SRS बनता है। तो इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, हमें ये बिजनेस एनालिस्ट लिखता है कि सॉफ्टवेयर कौन यूज करने वाला है, वो सॉफ्टवेयर को क्या इनपुट देने वाला है, सॉफ्टवेयर से क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है, सॉफ्टवेयर कौन एक्चुअली एंड यूजर कौन है। तो ये सब कुछ BRD में डिटेलली लिखा जाता है। और फिर सॉफ्टवेयर की दूसरी फेज आती है। तो यहां पहले फेज में मैं लिखता हूं कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, इसमें बिजनेस रिक्वायरमेंट गैदर की जाती है, और इसका रोल कौन सा है, बिजनेस एनालिस्ट रहता है। और आउटकम क्या आता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS डॉक्यूमेंट बनता है।
ये वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर ये डॉक्यूमेंट में गलत हुआ तो यही डॉक्यूमेंट के अनुसार सॉफ्टवेयर बनता है, तो सॉफ्टवेयर भी गलत बनेगा। तो सॉफ्टवेयर गलत नहीं बनने के लिए ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बराबर बनना बहुत ही जरूरी है। क्लाइंट को एग्जैक्टली क्या चाहिए, बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को चाहिए कुछ अलग रहता है और सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट में अलग लिखा जाता है और अलग सॉफ्टवेयर बनता है, और बाद में क्लाइंट बोलता है कि मैं ये सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करता। तब हमें बताना पड़ता है कि ये बीआरडी जो डॉक्यूमेंट है, जो ये आपने साइन किया है, बीआरडी और एसआरएस में दोनों फिलहाल आज के टॉपिक के लिए एक वन एंड सेम बोल के कंसिडर कर रहा हूं, उसमें थोड़ा फर्क है। हम लोग बाद में कभी बात करेंगे कि बीआरडी और एसआरएस में एग्जैक्टली क्या फर्क है, पर दोनों रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है। रिक्वायरमेंट पूरी तरह से लिखी जाती है, छोटी छोटी चीजें लिखी जाती है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम को सोचा जाता है और वो लिखा जाता है। तो यहां तक हम लोग सीखते हैं कि बीआरडी में रिक्वायरमेंट पूरी तरह से लिखी जाती है, राइट। नाउ दूसरी फेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरी फेज है एनालिसिस। नाउ हमारे पास बीआरडी आ गया, एसआरएस डॉक्यूमेंट बन गया, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। नाउ डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम एनालाइज करती है कि ये रिक्वायरमेंट बनाना पॉसिबल है या नहीं, हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके ये रिक्वायरमेंट बना सकते हैं। कोई लोग बोलेंगे कि ये C++ में बनाएंगे सॉफ्टवेयर, कोई बोलेंगे जावा यूज करेंगे, कोई मेन फ्रेम बोलेगा, कोई सैप बोलेगा। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके ये रिक्वायरमेंट बनाई जा सकती है, ये एनालिसिस किया जाता है और सोचा जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कॉस्ट में कम है, कौन सी टेक्नोलॉजी ज्यादा इफेक्टिवली हम लोग बना सकते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है। अगर क्लाइंट को वेरी सिक्योर डेटा चाहिए तो हम लोग मेन फ्रेम डेटाबेस बता सकते हैं इंस्टेड ऑफ ओरेकल। तो इस तरह से नंबर ऑफ टेक्निकल कंसीडरेशन भी की जाती है, एज वेल एज कॉस्ट की भी कंसीडरेशन की जाती है और एनालिस किए जाती है रिक्वायरमेंट। और ये रिक्वायरमेंट फेज में टेस्टर और डेवलपर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं और सीनियर लोग भी इन्वॉल्व होते हैं और एक फाइनल एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाते हैं और जिसमें लिखा जाता है कि हम लोग ये टेक्नोलॉजी यूज करके सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। तो यहाँ क्या क्या होता है, यहाँ डेवलपर्स, क्यूए टीम, आर्किटेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ये सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं और आउटकम क्या आता है, फाइनल एसआरएस अप्रूव्ड बाय कस्टमर्स, टेक्नोलॉजी सिलेक्शन फॉर बोथ डेवलपमेंट एंड क्यूए। क्यूए के लिए भी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट होती है कि हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग करेंगे या मैनुअल टेस्टिंग करेंगे। ऑटोमेशन टेस्टिंग करेंगे तो कौन सा टूल यूज करेंगे, सेलिलियम यूज करेंगे, क्यूटीपी यूज करेंगे या और कौन सा टूल यूज करेंगे। तो ये सब कुछ एनालाइज किया जाता है। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर की जाती है, एसआरएस बनाया जाता है। वो एसआरएस कंपनी में आता है और डेवलपर पढ़ते हैं, टेस्टर पढ़ते हैं, मैनेजर्स पढ़ते हैं, सब लोग वो एसआरएस पढ़ते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और टेक्नोलॉजी डिसाइड करते हैं और देखते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट बनाना फिजिबल है और कौन सी बनाना पॉसिबल नहीं है, या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग कंफर्टेबली वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं इकोनॉमिकल कॉस्ट में। तो ये हुआ एनालिसिस फेज। तो रिक्वायरमेंट गैदर होता है, बाद में होती है एनालिसिस। एनालिसिस होने के बाद थर्ड फेज आती है डिजाइन। तो सॉफ्टवेयर, अब ऐसा तो नहीं होता है कि रिक्वायरमेंट आ गई, मालूम क्लाइंट ने पूरा लिख के दिया एसआरएस, बाद में टेक्नोलॉजी डिसाइड हुई, क्लाइंट से अप्रूव करके लिया हमने कि ये बनाने वाले हैं, ये टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करने वाले हैं, तो इमीडिएट कोडिंग तो चालू नहीं होती है, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना पड़ता है। जैसे हम लोग एक घर बनाते हैं या बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए प्लान बनाते हैं और वो प्लान के अनुसार आगे चल के बिल्डिंग खड़ी होती है। उसी तरह से सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक डिजाइन किया जाता है, सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है और वो डिजाइन के अनुसार सॉफ्टवेयर बनता है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन कैसे करते हैं, मॉड्यूल्स में करते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स यानी एक फंक्शनलिटी के प्रोग्राम लॉजिकली कनेक्ट करके एक जगह रखे जाते हैं, उसे मॉड्यूल कहते हैं। तो अलग अलग मॉड्यूल एक दूसरे से कम्युनिकेट करके डिजाइन किया जाता है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन कैसे होगा। तो मैं थोड़ा सा डिजाइन के बारे में बताऊं। डिजाइन में दो टाइप के डिजाइन होते हैं, यहां मैं लिखता हूं डिजाइन में
टू टाइप्स ऑफ डिजाइन। एक होता है हाई लेवल डिजाइन, एक होता है हाई लेवल, और दूसरा है लो लेवल। तो हाई लेवल क्या होता है? हाई लेवल में फंक्शनैलिटी वाइज डिजाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर। तो हम लोग और डिटेल इसमें देखेंगे। तो हाई लेवल डिजाइन में क्या होता है? हाई लेवल डिजाइन में फंक्शनैलिटी वाइज सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है। सपोज मेरा पहला मॉड्यूल है लॉगिन मॉड्यूल। दिस इज लॉगिन मॉड्यूल, मॉड्यूल 1। ये मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मॉड्यूल 2। और ये मॉड्यूल आगे चल के दो और मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर मॉड्यूल वाइज डिजाइन होता है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। तो ये एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, हर एक मॉड्यूल में क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, ये हाई लेवल डिजाइन में हम लोग डिजाइन करते हैं। तो अलग अलग मॉड्यूल का, और ये फेज में कौन पार्ट लेता है? आर्किटेक्ट लोग रहते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में आर्किटेक्ट रहते हैं जो घर को डिजाइन करते हैं, उसी तरह से सॉफ्टवेयर में आर्किटेक्ट्स लोग रहते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स। वो लोग सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं पूरी तरह से कि कैसे सॉफ्टवेयर को अलग अलग मॉड्यूल बनाने हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ये होता है हाई लेवल डिजाइन। और बाद में बनाया जाता है लो लेवल डिजाइन। बाद में होता है लो लेवल डिजाइन। तो लो लेवल डिजाइन में क्या होता है? लो लेवल डिजाइन में टेक्नोलॉजी वाइज डिजाइन होता है कि मेरा फ्रंट एंड HTML रहेगा। यहां HTML एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। मिडिलवेयर JSP है और डेटाबेस MySQL। तो इस तरह से जो डिजाइन होता है, टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगी, ये डिजाइन बनाया जाता है, इसे कहते हैं लो लेवल डिजाइन। और ये हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन, ये सब डिजाइन एक डॉक्यूमेंट में डालते हैं, उसे कहते हैं TDD डॉक्यूमेंट, टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट। तो ये टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट डिजाइन फेज में तैयार होता है और आर्किटेक्ट लोग सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। तो हम लोग फिर से मैं स्लाइड पे आता हूं। तो सॉफ्टवेयर इज डिजाइन इन दिस फेज। रोल इन्वॉल्व कौन रहते हैं? आर्किटेक्ट्स एंड टीम। आउटकम क्या आता है? टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट तैयार होता है। तो ये होने के बाद चौथी फेज आती है, दैट इज नोन एज कोडिंग फेज। तो डिजाइन होने के बाद एक्चुअल कोडिंग चालू होती है। तो सॉफ्टवेयर में ऐसा कहीं नहीं होता कि रिक्वायरमेंट आ गई और हम लोग कोडिंग चालू कर दिए। तो डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज। तो सभी फेजेस इंपॉर्टेंट है, पर डिजाइन में सॉफ्टवेयर को एक्चुअल जिन लोगों को एक्सपीरियंस होता है, डिजाइनर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, वो डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर को। और अब आता है कोडिंग। तो जिस तरह से मॉड्यूल डिजाइन होते हैं उस तरह से कोडिंग, एक एक मॉड्यूल की कोडिंग होती है, कोड लिखा जाता है, प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट किए जाते हैं और पूरी सिस्टम डिजाइन डेवलप की जाती है। तो डिजाइन के बाद होती है कोडिंग। कोडिंग में एक्चुअल प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। तो कोडिंग सबसे ज्यादा चलने वाली फेज होती है, दूर चलने वाली फेज होती है। कोडिंग में ज्यादा टाइम लगता है। सपोज रिक्वायरमेंट, मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट है तो 1 महीने में रिक्वायरमेंट गैदर कर दी, एनालाइज 15 दिन में कर दिया, डिजाइन 15 दिन में कर दिया, तो मुझे बनाने के लिए 4 महीने लगेंगे। तो इस तरह से कोडिंग को ज्यादा टाइम लगता है। कोई भी प्रोजेक्ट में कोडिंग फेज ज्यादा टाइम चलती है। और जब सॉफ्टवेयर तैयार होता है तो तब उसके बाद आती है फेज दैट इज नोन एज टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज, जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसे टेस्ट किया जाता है। टेस्ट अलग अलग टेस्टिंग होती है, मैनुअल टेस्टिंग होती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है,
यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अलग अलग लोड, स्ट्रेस, ये अलग अलग टेस्टिंग होती है और उसमें से बग निकाले जाते हैं, डिफेक्ट निकाले जाते हैं, डेवलपर को बग डिफेक्ट रिपोर्ट किए जाते हैं। ये सब रिपोर्ट करने के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टेस्ट केसेस होती है, टेस्ट सिनारियोज होते हैं, बग रिपोर्टिंग होती है। ये सब कुछ टेस्टिंग फेज में होता है। इन टेस्टिंग फेज टेस्टर एग्जीक्यूट द टेस्ट केसेस अगेंस्ट द एप्लीकेशन, report the defects and retest the fixed defects. During this phase, unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing done. कौन इसमें रोल कौन इन्वॉल्व होता है? इसमें टेस्टर, डेवलपर लोग दोनों काम करते हैं। यूनिट टेस्टिंग जो होती है वो डेवलपर करते हैं, बाकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग होती है, ये टेस्टर करते हैं, यूएटी क्लाइंट की तरफ से होती है। तो ये सब टेस्टिंग की जाती है और डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं। और ये होने के बाद आखिरी फेज आती है डिलीवरी फेज, डिलीवरी एंड मेंटेनेंस फेज। तो हम लोग बग निकाल चुके हैं सॉफ्टवेयर के, बग फ्री सॉफ्टवेयर यहां तक तैयार हुआ है। तो जो सॉफ्टवेयर बग फ्री होता है वो डिलीवर किया जाता है क्लाइंट को, जिसमें कुछ बग नहीं है, एज पर एक्सपेक्टेशन सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है सॉफ्टवेयर वो क्लाइंट को डिलीवर किया जाता है। डिलीवरी में दो तरह की डिलीवरी है। एक तो सॉफ्टवेयर डिलीवर किया जाता है, कभी कभार वर्ड आता है डिप्लॉयमेंट। अगर वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो सर्वर पे कोड को डाला जाता है, उसे कहते हैं डिप्लॉयमेंट। तो डिलीवरी दी जाती है या डिप्लॉय किया जाता है सॉफ्टवेयर सर्वर पे, वो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर डिलीवरी के मेथड्स है। तो ये होने के बाद होता है मेंटेनेंस फेज। हमने सॉफ्टवेयर बना के क्लाइंट को दे दिया और क्लाइंट उस पर वर्क कर रहा है। तो अब अगर उसमें कुछ एरर आती है तो ये सब एरर मेंटेनेंस इशू बोल के या सपोर्ट इशू बोल के कंसीडर होती है। जो यानी एक बार सॉफ्टवेयर हमने दे दिया बना के और बाद में अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो वो सब कुछ सपोर्ट और मेंटेनेंस इशू बोल के कंसीडर किए जाते हैं। वो रिपोर्ट इश्यूज फिर से कंपनी को रिपोर्ट होते हैं, डेवलपर बनाते हैं, टेस्टर टेस्टिंग करते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं और पूरा बग फ्री सॉफ्टवेयर क्लाइंट को फिर से दिया जाता है बना के। यानी उसके चेंजेस उसने जो बोले हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ हम लोग सपोर्ट इशू बोल के सॉल्व करके देते हैं। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर मेकिंग की एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस को कहते हैं SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूं कि हमने क्या क्या आज बात की है। तो सबसे पहले क्या होता है, रिक्वायरमेंट आती है, राइट। तो रिक्वायरमेंट जब आती है तो BRD और SRS डॉक्यूमेंट बनते हैं। ये फेज में बिजनेस एनालिस्ट लोग काम करते हैं जो रिक्वायरमेंट बनाते हैं। ये होने के बाद दूसरा फेज आता है, दैट इज एनालिसिस। एनालिसिस फेज में रिक्वायरमेंट एनालिसिस की जाती है और टेक्नोलॉजी डिसाइड होती है जनरली कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है। और फाइनल SRS डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो क्लाइंट से अप्रूव करके लिया जाता है कि ये रिक्वायरमेंट है आपकी, ये टेक्नोलॉजी हम यूज करके सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं और ये हमने लिखा है, ये डॉक्यूमेंट फाइनल SRS बना है, आप इसे अप्रूव करो। तो एक बार क्लाइंट ने अप्रूव करने के बाद ही काम चालू होता है। तो ये सेकंड फेज कंप्लीट होती है, दैट इज एनालिसिस फेज। और एनालिसिस होने के बाद डिजाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर, TDD डॉक्यूमेंट बनता है, टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट, और सिस्टम आर्किटेक्ट लोग टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। और फिर डिजाइन फेज होने के बाद आती है कोडिंग फेज। कोडिंग फेज में सॉफ्टवेयर एक्चुअल प्रोग्रामिंग होके बन जाता है और सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसे टेस्ट किया जाता है। पांचवी फेज है टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज में हम लोग सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, अलग अलग मेथोडोलॉजीज है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ये और इसका टेस्टर भी टेस्ट करते हैं और कुछ टेस्टिंग डेवलपर भी करते हैं। तो ये फेज में डेवलपर भी काम करते हैं, टेस्टर भी काम करते हैं। टेस्टिंग होने के बाद लास्ट फेज है डिलीवरी एंड मेंटेनेंस। डिलीवरी हम लोग बग फ्री सॉफ्टवेयर क्लाइंट को डिलीवर करते हैं और जो कुछ इश्यू बाद में आते हैं, क्लाइंट वर्क करने लगा सॉफ्टवेयर पे, यूज करने लगा, और जो कुछ इश्यू आते हैं उसे मेंटेनेंस इश्यू कहते हैं। और वो मेंटेनेंस इश्यू रिपोर्ट किया जाते हैं, कंपनी उसे सॉल्व करके देती है जो जो मेंटेनेंस में इश्यू आते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं SDLC। और टेस्टिंग करने के लिए SDLC मालूम होना जरूरी है। अगर आप डेवलपमेंट में काम कर रहे हो तो आप डायरेक्टली आप प्रोग्रामिंग पे, आप जावा प्रोग्रामर हो या आप C++ प्रोग्रामर हो, आप डायरेक्टली प्रोग्राम करते हो। पर अगर आपको टेस्टिंग में काम करना है,
टेस्टिंग में करियर करना है तो आपको एसडीएलसी मालूम होना जरूरी है, क्योंकि बीआरडी, एसआरएस डॉक्यूमेंट, डिजाइन डॉक्यूमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट आपको दिए जाते हैं, आपको उसे पढ़ना पड़ता है, प्रोडक्ट को समझ लेना पड़ता है और बाद में टेस्टिंग चालू होती है। तो टेस्टिंग के लिए एसडीएलसी मालूम होना जरूरी है। उसके लिए हमने इन शॉर्ट दिस एसडीएलसी आज के सेशन में एक्सप्लेन की है। तो आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है तो जरूर मुझे पूछिए, कमेंट्स में लिखिए और हम लोग वी विल गेट बैक टू यू, आपके डाउट्स हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।